हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमारी 10 यूनिट ग्रेजुएशन से है, जिसमें से 5 यूनिट विद MCQ हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी 6 यूनिट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किए हैं ये टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें से हमारा कौन सा टॉपिक बचा हुआ है जो अभी हम कर रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम टॉपिक के अंदर से हमें क्या क्या पढ़ना है, साइटोकाइंस पढ़ने हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे पढ़ने हैं और MHC पढ़ना है, जिसमें से साइटोकाइन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो सबसे पहली बात है कॉम्प्लीमेंट होते क्या है। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आज हमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिफरेंट पाथवे पढ़ने हैं, वो किससे बने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 30 सीरम एंड सेल सरफेस प्रोटीन्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं होता है, एक तरीके के प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने कैटेगरी के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है? वो है 30 के अराउंड, ठीक है। ये है ना मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अगर आप हमें इनको देखोगे हमारी बॉडी में किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो ये खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि अब इन्हें क्या करना है, इन्फेक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा लिवर होता है वो क्या बना रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जितने भी प्रोटीन्स है उनको कौन बना रहा होता है, लिवर बना रहा होता है। सिर्फ लिवर नहीं बना रहा होता है, लेकिन मेनली लिवर बना रहा होता है। उसके बाद होता है इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के फंक्शंस क्या है। तो ये है ना, हमारी सेल में जो भी कोई पैथोजन एंटर कर गया उसकी सेल का लाइसिस करेंगे, उसको किल करेंगे, उसका ऑप्सोनाइजेशन कर देंगे। उसके अलावा कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर गया उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, यानी कि जितने भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में होते हैं, जो उनको जब हमारी वाइट ब्लड सेल्स एलिमिनेट करने का काम करती है, तो बहुत सारे इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस टेक प्लेस कर रही होती है। तो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो बने हुए हैं हमारी बॉडी में, उनको क्लियर करने का काम कौन करते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, तो हमें इसके अंदर पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसके अंदर है ना, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो हमारे कंपोनेंट्स को हमने किस तरीके से नंबर्स एंड लेटर्स दिया है। तो हमारे इनका अगर आप नाम देखोगे तो कैसे है, C1 C2 C3 ऐसे करके हमने C9 कॉम्प्लीमेंट हमने इनका नेमिंग किया हुआ है, ठीक है। और इनका जो नाम है, जैसे आपने C1 क्यों नाम रखा, उसका C2 क्यों नाम रखा, तो जो सबसे पहले जिस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुआ है उस अकॉर्डिंग उनका नाम रखा गया। तो जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था उसका नाम C1 है, जो सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ उसका नाम C9 है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो मेनली है वो आपके लिवर हिपैटोसाइट्स बनाते हैं। आपके लिवर में एक जो सेल है जिसका नाम है लिवर हिपैटोसाइट, वो क्या करती है, हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को बनाने का काम करती है। इसके अलावा कुछ और सेल भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि वो कौन कौन से सेल्स हैं, हमारे जो मोनोसाइट्स हैं, हमारे जो मैक्रोफेजेस है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स है, ये सब क्या करते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो सबसे मेनली कौन बनाता है, लिवर हिपैटोसाइट बनाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कोई और सेल्स भी इनको सिंथेसाइज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, कुछ और सेल्स भी है जो इनको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये तब एक्टिव फॉर्म में आते हैं जब इनको क्या करना है, किसी भी पैथोजन को एलिमिनेट करना है हमारी बॉडी से। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे के 3 पाथवे हमें पढ़ने हैं। एक है क्लासिकल पाथवे, एक है लैक्टिन पाथवे और एक है अल्टरनेट पाथवे। आपसे है ना इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तीनों पाथवे के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनके नाम मालूम होने चाहिए कि क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, और एक कोई फोर्थ वो नाम डाल देंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फोर्थ जो है ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे नहीं है, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा क्लासिकल पाथवे है वो कैसे बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा क्लासिकल पाथवे। एक तो क्लासिकल पाथवे हमारा सबसे पहला पाथवे है, सबसे ट्रेडिशनली सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था पाथवे, वो कौन सा पाथवे है, क्लासिकल पाथवे। उसके बाद जो हमारा क्लासिकल पाथवे है वो रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमोरल एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। क्लासिकल पाथवे शुरू कैसे होता है, तो सबसे पहले सोचो कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, आपकी जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो बाइंड कर जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके साथ अब हमारा C1 बाइंड कर गया है। अब हमारे C1 के अंदर है ना 3 प्रोटीन प्रेजेंट है। तो देखो आपको इसे ऐसे इमेजिन करना है, चलो हम बैक्टीरिया का केस ले लेते हैं।
एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स थे उनसे आके किसी एंटीबॉडी ने अटैच कर लिया, वो एंटीबॉडी ने अटैच किया जो क्लासिकल पाथवे में रोल प्ले करती है, ठीक है, उनके नाम अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब है ना ट्रिगर हुआ हमारा C1 प्रोटीन, तो हमारा C1 प्रोटीन आके बाइंड कर गया है अब हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ। अब हमारा जो C1 है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो उसके अंदर 3 प्रोटीन से मिलके वो बना हुआ है। कौन कौन से प्रोटीन है वो? C1Q, C1R एंड C1S, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो C1 है वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और उसके अंदर 3 प्रोटीन से मिलके वो बना हुआ है। जैसे हमारे एंटीजन एंटीबॉडी पाथवे एक्टिवेट होता है उसके साथ जाके हमारा C1 बाइंड कर जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा रिसेप्टर आया उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज कौन सी है जो यहाँ पे सबसे मेजर रोल प्ले करने वाली है? वो है हमारी IgG एंटीबॉडी एंड IgM एंटीबॉडी। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्लासिकल पाथवे के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज रोल प्ले करती है? तो हमारी जो IgG एंटीबॉडी होती है और IgM एंटीबॉडी होती है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटिंग एंटीबॉडीज है। तो जो हमारा C1Q है वो FC रीजन से बाइंड किया एंटीबॉडी के और उसने क्या किया? पाथवे को एक्टिवेट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही C1 बाइंड करता है उसके बाद क्या होता है? C4 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और C4 क्या करता है? एक्टिवेट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? C4B में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है? ये C4B क्या करता है? C2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सबसे पहले है ना C1 एक्टिवेट होगा। C1 ने किसको एक्टिवेट किया? C4 को एक्टिवेट किया। C4 ने एक पार्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं C4B और वो किसको एक्टिवेट कर रहा है? C2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब हमारा C2A एंड C4B साथ में आते हैं, ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? C3 कन्वर्टेज बना लेते हैं, ठीक है। और ये C3 कन्वर्टेज क्या करता है? हमारे C3 को एक्टिवेट करता है, उसके बाद हमारा C5 को एक्टिवेट करेगा हमारा C3, ठीक है। जिस टाइम हमारा C5 एक्टिवेट होता है ना उस टाइम हमारे सारे के सारे बाकी प्रोटीन आ जाएंगे, C6, C7, C8, C9, ठीक है, सारे के सारे आएंगे और पैथोजन की जो सेल है उसमें लाइसिस हो जाएगा। अब देखो इसको है ना हम यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ? एक पैथोजन एंटर कर गया है, ठीक है, उसके ऊपर आके एक एंटीबॉडी उसके ऊपर एंटीजन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उससे आके हमारी IgG या फिर IgM एंटीबॉडी में से कोई सी बॉडी आके बाइंड कर रही है। इसके बाद क्या होगा? हमारा C1 कॉम्प्लेक्स जो है वो इससे जाके अटैच हो जाएगा। अब C1 ने क्या किया? इसने क्या किया? C2A एंड C4B फ्रेगमेंट्स बनाए और इन दोनों ने मिलके क्या किया? C3 कन्वर्टेज बनाया। अब हमारा C3 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है, C3B एंड C3 से, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा? C3 किसको एक्टिवेट करेगा? ये C5 को एक्टिवेट करेगा और जिस टाइम हमारा C5 एक्टिव हो रहा है उसी टाइम हमारा C6, C7, C8, C9 भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टुगेदर यहाँ पे आ जाते हैं और पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन उस कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करने लग जाते हैं। अब क्या होता है? इससे जो आपकी पैथोजन की सेल थी वो स्वेल करने लग जाती है और बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा क्लासिकल पाथवे है उसके अंदर सबसे पहले एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी एक्ट करेगी, उसके बाद हमारा C1 एक्टिवेट होगा, फिर हमारा C2 एक्टिवेट होगा, फिर हमारा C3 एक्टिवेट होगा, फिर हमारा C3 C5 को एक्टिवेट करेगा। जो हमारा C5 एक्टिवेट हो जाएगा तो वो हमारे C6, C7, C8, C9 सबको एक्टिवेट करके सेल का लाइसिस कर देता है। ये है हमारा क्लासिकल पाथवे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पाथवे जिसको हम बोलते हैं लैक्टिन पाथवे। तो लैक्टिन है ना ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ बाइंड करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लैक्टिन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एक कार्बोहाइड्रेट टारगेट को रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे बाइंड करेंगे। यहाँ पर एंटीबॉडी कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए ये कैसा पाथवे है? ये एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं करता है ये वाला पाथवे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर को एक क्वेश्चन बनाना है यहाँ से, तो वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि क्लासिकल पाथवे में तो एंटीबॉडीज का रोल होता है, क्या लैक्टिन पाथवे में एंटीबॉडीज का रोल होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा लैक्टिन पाथवे है उसमें एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं प्ले होता, वहां पे है ना एक कार्बोहाइड्रेट। तो आपको है ना मालूम होना चाहिए कि जो हमारा लैक्टिन पाथवे होता है, लैक्टिन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एक कार्बोहाइड्रेट टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि सोचो कोई बैक्टीरिया आया, उसका एक पोर्शन है ना कार्बोहाइड्रेट का बना है, तो हमारी बॉडी में जो लैक्टिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? जाके उस कार्बोहाइड्रेट टारगेट को पहचान जाएंगे, उसके साथ जाके अटैच कर जाएंगे। तो हमारा लैक्टिन पाथवे जो है उसके अंदर है ना एक
रेजिड्यू होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये और उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आईजीजी या फिर आईजीएम एंटीबॉडी रोल प्ले करेगी। लैक्टिन पाथवे के अंदर कोई एंटीबॉडी का रोल नहीं होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, मैनोज रेजिड्यू का जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसको आइडेंटिफाई करती है लैक्टिन्स। ठीक है, तो लैक्टिन पाथवे कब एक्टिवेट होता है, जब है ना मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन मैनोज रेजिड्यू, जो आपका बैक्टीरिया आया था उसके पास है ना, उसके सरफेस के ऊपर एक मैनोज रेजिड्यू है, उसके साथ जाके अब हमारा लैक्टिन मैनोज बाइंडिंग उससे जाके अटैच कर गया है। ठीक है, ये कैसा पाथवे है, ये किस में रोल प्ले करता है, इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, MBL जो एक 6 हेडेड मॉलिक्यूल है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा 2 प्रोटीन जाइमोसिन्स के साथ मिलके। उनके नाम क्या है, MASP1 एंड MASP2। ठीक है, जैसे वहां पर C1R और C1S थे ना, यहाँ पे इनके नाम अलग है, यहाँ पे C1 नहीं है, यहाँ पे क्या है MASP1 एंड MASP2। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स पैथोजन के सरफेस से बाइंड कर गए, ठीक है, MASP1 एंड MASP2 एक्टिवेट हो गए। अब ये दोनों के दोनों मिलके क्या करेंगे, हमारे C4 एंड C2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अब एक ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बन गया है जो मिलके क्या करेंगे, MSP को आगे जाके एक्टिवेट करेंगे और वो आगे जाके किसको क्लीव कर देगा, C4 को 2 पार्ट्स में तोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, C4 हमारा 2 पार्ट में टूटा और वो 2 पार्ट क्या है, C4A एंड C4B। अब C4 क्या करेगा, C4A जो है वो अटैच करेगा पैथोजन के सरफेस से, C2 से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, MASP2 एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा C2B एंड C2A के साथ मिलके, और उसके बाद क्या होगा, अब हमारा C3 कन्वर्टेज बन गया। अब C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, ये हमारे C3 को 2 पार्ट में तोड़ेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पे C3 किसको एक्टिवेट करेगा, C5 को एक्टिवेट करेगा और फिर से यहाँ पे एक मैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जिसमें है ना फिर से C5, C6, C7, C9 आएंगे और ये सारे के सारे मिलके मैक और ये सारे के सारे जो सेल्स आए थे साथ में, ये मिलके सेल का लाइसिस करा देते हैं। देखो, हो सकता है ना आपके एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर ये बोलते हैं कि मैम आपने कराया नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लासिकल पाथवे में क्या है, एक एंटीजन आया, उसके ऊपर जो एंटीजन रिसेप्टर था उसके साथ हमारी एंटीबॉडी बाइंड की, पहले C1 एक्टिवेट होता है, फिर वो मिलके C4 को एक्टिवेट करता है, फिर C3 एक्टिवेट होता है, फिर C5 एक्टिवेट होता है, फिर बाकी की सेल आ जाती है और लाइक हो जाता है। ये हमारा क्लासिकल पाथवे। उसके बाद लैक्टिन में क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया के ऊपर है ना एक मैनोज रेजिड्यू है, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई करते हैं हमारे लैक्टिन प्रोटीन। जैसे ही लैक्टिन प्रोटीन उसके साथ अटैच कर जाते हैं तो MASP1 एंड MASP2 जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्दर C4 एंड C2 को एक्टिवेट करते हैं। फिर ये मिलके क्या करते हैं, C4 एक्टिवेट होता है, वो C3 को एक्टिवेट करता है, C3 किसको एक्टिवेट करता है, C5 को एक्टिवेट करता है, और जब ये सारे के सारे C6, 7, 8, 9 सब मिलके आके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो हमारी सेल का लाइसिस हो जाता है। उसके बाद थर्ड पाथवे आता है हमारा अल्टरनेट पाथवे। तो अल्टरनेट पाथवे भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर भी एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है तो अल्टरनेट पाथवे भी एक्टिवेट हो जाता है। अब इस पाथवे में ना कुछ अलग अलग चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक C3 होगा, फिर एक फैक्टर B होगा, एक फैक्टर D होगा और एक फैक्टर P होगा। तो आपसे ना ऐसे पूछा जा सकते हैं कि फैक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे अल्टरनेट पाथवे में हमारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि आपका पेपर जो है वो DSSB TGT नेचुरल साइंस का है। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए कि हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते क्या है, उनको बनाता कौन है। ठीक है, उसके बाद उनके एक्टिवेट होने के पाथवे के नाम क्या क्या है, किसमें एंटीबॉडी की जरूरत होती है, किसमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फैक्टर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा अल्टरनेट पाथवे है उसके अंदर हमारे डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है, C3 जो है वो C3A एंड C3B में टूट जाता है। फिर ये क्या करता है, C3B वाला जो पार्ट है वो फॉरेन एंटीजन से जाके अटैच कर जाता है और फैक्टर B से जाके अटैच कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है ना फैक्टर D आके इन पे काम करेगा और ये जो C3B और फैक्टर B का एक कॉम्प्लेक्स बन रखा था उसको ये तोड़ देता है, पार्ट्स में तोड़ देता है, तो BA का एक फ्रेगमेंट अलग से डिफ्यूज अवे कर जाता है और अब क्या बन जाएगा, हमारा C3 कन्वर्टेज बन जाता है। फिर हमारे C3 कन्वर्टेज के साथ हमारा फैक्टर P आके अटैच कर जाएगा। देखो फैक्टर B पहले ही अटैच कर गया था,
फिर हमारा फैक्टर डी अटैच कर गया था, अब हमारा फैक्टर पी अटैच कर गया है C3 कन्वर्टेज से। अब C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, हमारे C3 को एक्टिवेट करेगा, जो आगे जाके C5 को एक्टिवेट करेगा, मैक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और आपको पता है फिर है ना हमारे सारे बाकी के जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं C6 to C9। और जब वो सारे के सारे आ जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया है, आपका जो पैथोजन एंटर किया है आपकी बॉडी में, उसके जो सेल वॉल होती है उसके अंदर है ना पोर क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी सेल में लाइसिस हो जाता है। ठीक है, सेल लाइसिस हो जाता है। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।